आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जहां पर हम आपके अध्ययन सामग्री को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं गृह विज्ञान की अगली कक्षा में। कक्षा 10 अध्याय 11 परिवार को उपलब्ध साधन, रिसोर्सेस अवेलेबल टू फैमिली। तो आइए चलते हैं इस पाठ की ओर और जानते हैं इस पाठ्य सामग्री में, इस पाठ्य में क्या है। देखिए बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति अनिवार्य होती है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कार्यों को करने के लिए विभिन्न कारकों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार वे समस्त कारक पारिवारिक साधन कहलाते हैं जो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। उत्तम घर के प्रबंध के लिए अनिवार्य है कि पारिवारिक साधनों का उपयोग उत्तम से उत्तम ढंग से किया जाए। किसी भी पारिवारिक साधन के दुरुपयोग या अनुपयोग से गृह प्रबंध के अस्त व्यस्त हो जाने तथा स्थिति बिगड़ जाने की आशंका बनी रहती है। यदि इन पारिवारिक साधनों का उचित ढंग से उपयोग व प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से परिवार की समृद्धि, सुख एवं प्रगति में वृद्धि होती है। तो हम ये जानते हैं कि पारिवारिक साधन क्या है जो कि उत्तम गृह प्रबंध के लिए आवश्यक है। हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम निकिल तथा डॉर्सी के परिभाषाओं में जाएं, तो वो परिभाषा देते हैं कि गृह प्रबंध के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्य की पूर्ति की प्राप्ति की जाती है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति अनिवार्य होती है। अब प्रश्न उठता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कार्यों को करने के लिए विभिन्न कारकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वे समस्त कारक पारिवारिक साधन, फैमिली रिसोर्स कहलाते हैं, जो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं साधनों के प्रकार। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न साधनों का उपलब्ध होना नितांत अनिवार्य कारक है। गृह प्रबंध भी इसका अपवाद नहीं है। सफल गृह प्रबंध एवं व्यवस्था के लिए विभिन्न साधन का उपलब्ध होना अनिवार्य होता है। अब हम जानते हैं कि गृह व्यवस्था के लिए कौन कौन से साधन आवश्यक होते हैं। वास्तव में गृह व्यवस्था के लिए अनेक साधन आवश्यक होते हैं, जैसे परिवार के व्यवस्था को सम्मिलित रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित ढंग से क्रियाशीलता के लिए क्या क्या आवश्यक है, हम ये देखते हैं। ग्रास एवं कैंडल द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण को सर्वोत्तम वर्गीकरण माना जाता है। और ये किस प्रकार का वर्गीकरण देते हैं, जिसमें कि दो समूह है, एक मानवीय साधन ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा अमानवीय साधन नॉन ह्यूमन रिसोर्स। अमानवीय साधनों को भौतिक साधन भी कहा जाता है। पारिवारिक साधनों के इन दोनों वर्गों का सामान्य परिचय हम आगे देखेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले मानवीय पारिवारिक साधन में, जो कि है शक्ति, समय, ज्ञान, कार्यकुशलता या दक्षता, स्ट्रेंथ, टाइम, नॉलेज एंड स्किल। अगर हम अमानवीय साधन को देखें तो धन, भौतिक वस्तुएं और सामुदायिक सेवाएं हैं, यानी कि पैसे, जो फिजिकल जो गुड्स हैं, और जो सामुदायिक सेवाएं हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सब अमानवीय साधन
कहलाए जाएंगे। तो इन सभी पारिवारिक साधनों के होने से ही गृह व्यवस्था या जो व्यावसायिक व्यवस्था है वह अच्छी तरीके से और उत्तम प्रकार से चलती है। अब हम मानवीय साधनों की बात करेंगे, जो कि है शक्ति, समय, ज्ञान और कार्यकुशलता या दक्षता। अब हम जानते हैं कि ये क्या चीजें हैं। शक्ति एक मुख्य मानवीय साधन है। शक्ति से आशय है कार्य करने की शक्ति या स्ट्रेंथ। परिवार के सदस्यों को कार्य करने की शक्ति जरूर चाहिए ताकि वो उत्तम गृह प्रबंध के लिए विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक कार्यों को कर पाए। कोई भी कार्य बिना शक्ति व्यय पूरा नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में शक्ति खर्च करनी पड़ती है। शक्ति सीमित होती है। आप कोई भी कार्य करके थक जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सुबह से लेकर शाम तक मशीन की तरह कार्य करते रहें। अतः शक्ति को सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। घरेलू कार्यों को कम से कम शक्ति खर्च करके पूरा करने के प्रयास करने चाहिए। आजकल घरेलू कार्यों में शक्ति की बचत के लिए तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस उपकरण इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। जैसे कि सबसे पहले आप चटनी बनाने के लिए पारंपरिक रूप से सिलबट्टा या इसी प्रकार की चीजों का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल मिक्सी में 1 मिनट में आप उन चीजों को कट करके डाल दीजिए, मशीन चला दीजिए, तो वो एकदम पीस के आपके सिलबट्टे की तरह पीस के आपके सामने आ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं, घरेलू उपकरण हो गए हैं, जिससे शक्ति की, स्ट्रेंथ की बचत की जा सकती है। चलते हैं हम समय। सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत समय को एक मानवीय साधन माना गया है, किंतु निकिल और डॉर्सी समय को अमानवीय साधन मानते हैं। गृह प्रबंध के संदर्भ में समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक कार्य को करने में कम या अधिक समय लगता है। परिवार का कोई भी सदस्य जब किसी कार्य को करता है तो कुछ समय के लिए वह उस कार्य में संलग्न हो जाता है। समय सीमित होता है और सबके पास एक जैसा होता है, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए वह एक दिन में 24 घंटे का ही समय उपलब्ध होता है, न इससे कम न इससे ज्यादा। अब यह उस व्यक्ति और उस गृह प्रबंध की व्यवस्था पर निर्भर करता है कि वह इस समय का किस प्रकार से उपयोग करता है कि उसकी गृह व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी या चल सकती है। अगला चलते हैं हम ज्ञान में, नॉलेज। मानवीय साधनों में ज्ञान का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण कारक इसलिए भी है कि इस ज्ञान के द्वारा ही आप अपने मानवीय और अमानवीय साधनों को नियंत्रित कर सकते हैं। ज्ञान के अभाव में कोई भी परिवार गृह प्रबंध एवं व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से पूरा नहीं कर पाएगा। ज्ञान एक ऐसा साधन है जो अन्य साधनों के सुचारू प्रयोग के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। जीवन को उत्तम बनाने के लिए जहां एक और धन चाहिए या अनेक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वहीं धन आदि अनेक सुविधाओं को जुटाने के लिए भी आवश्यक ज्ञान अनिवार्य होता है। ज्ञान के ही माध्यम से धन का सदुपयोग भी होता है तथा परिवार अन्य सुविधाओं से लाभान्वित भी हो पाता है। परिवार के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के स्तर को उन्नत बनाए रखने के लिए भी ज्ञान अनिवार्य कारक है। अगर देखा जाए बच्चों, तो यह जो ज्ञान है मानवीय साधन, वह सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि आप शक्ति, समय या कार्यकुशलता और दक्षता का या अपने कमाए गए धन का तभी उचित प्रयोग कर पाएंगे जब उसके लिए आप में एक अच्छी समझ, एक अच्छा ज्ञान उपलब्ध होगा, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। तो आगे चलते हैं हम कार्यकुशलता एवं दक्षता में, स्किल में। पारिवारिक मानवीय साधनों में परिवार के सदस्यों की
कार्यकुशलता एवं दक्षता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी भी आवश्यकता या लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य या क्रियाएं जो हम संपन्न कर रहे हैं, यदि उसमें सदस्य कार्यकुशल एवं दक्ष ना हो तो अभिष्ट परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। कार्यकुशलता एवं दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ लगन की भी आवश्यकता होती है। कार्यकुशलता एवं दक्षता एकदम से नहीं आ जाती। आप जब इसको नियमित अपने दैनिक दिनचर्या में करते रहते हैं तो आप कार्यकुशल एवं दक्ष हो सकते हैं। यदि किसी गृहिणी के पास पर्याप्त धन हो और ज्ञान भी हो, लेकिन वह अपने समय का, अपने शक्ति का सही उपयोग ना कर पाए और सही तरीके से ना कर पाए, तो उसे कार्यकुशल और दक्ष गृहिणी नहीं कहा जाएगा। यदि आपके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं या ऊन रखी है, लेकिन यदि आप सिलाई कढ़ाई या बिनाई नहीं जानते हैं, तो वह कपड़े और ऊन आपके लिए व्यर्थ है। आपके पास मिक्सी रखी है, लेकिन आप उसे चलाना नहीं जानते हैं, आप उसमें कार्यकुशल नहीं हैं, तो वह मिक्सी आपके लिए बेकार है। अतः कार्यकुशलता एवं दक्षता किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो घर के सदस्य हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। और यह एक बार में नहीं आ जाती, यह कई बार के प्रयासों में, निरंतर प्रयासों में और लगन के द्वारा आती है। जब आप किसी कार्य का अभ्यास बार बार करते हैं तो आप उस कार्य में हो जाते हैं, दक्ष बन जाते हैं। तो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम स्किल के बाद अमानवीय पारिवारिक साधनों की। तो देखते हैं कि ये अमानवीय पारिवारिक साधन, या इन्हें हम भौतिक साधन भी कह सकते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या-क्या चीजें हैं। इसका प्रत्यक्ष संबंध परिवार के सदस्यों से नहीं, योगदान होता है। इस वर्ग में मुख्य रूप से धन, मनी, भौतिक वस्तुएं, मटेरियल गुड्स तथा सामुदायिक सेवाएं, कम्युनिटी सर्विसेज को सम्मिलित किया जाता है। इस वर्ग के साधनों की उपयोगिता एवं महत्व को हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेंगे धन को। धन सर्वाधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अमानवीय साधन है। धन वास्तव में प्राय सभी भौतिक साधनों को अर्जित करने के लिए और सामाजिक जीवन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान सभ्य समाज में धन प्रबलतम एवं आधारभूत अमानवीय साधन है। धन को प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों को विभिन्न आर्थिक प्रयास करने पड़ते हैं। कुछ व्यवसाय, कुछ इस प्रकार का कार्य करना पड़ता है जिससे कि धन प्राप्त किया जा सके, अर्निंग हो सके, धन कमाया जा सके। उसके द्वारा सभी सुख सुविधाएं, भौतिक साधन अर्जित करना आसानी से संभव हो जाता है। गृह प्रबंध एवं व्यवस्था के लिए आवश्यक समस्त भौतिक वस्तुएं धन से ही प्राप्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो श्रम एवं समय की बचत में भी ये धन बहुत जरूरी हो जाते हैं कि हम इनके द्वारा कुछ उपकरण खरीद सकते हैं जो विलासिता की तो साधन माने ही जाते हैं, लेकिन हमारे समय और श्रम की भी बचत करते हैं। जैसे कि अगर हम मिक्सी ले लें तो सिलबट्टे में दुविधापूर्ण तरीके से पीसने से बच सकते हैं। यदि हम वॉशिंग मशीन ले लें तो कपड़े को भिगाने, सुखाने, रगड़ने आदि सब चीजों से हम बच सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी अन्य चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनके द्वारा हम समय की भी बचत कर सकते हैं और शक्ति की भी बचत कर सकते हैं और श्रम की भी बचत कर सकते हैं, जो कि धन के द्वारा ही खरीदे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन हम ध्यान रखेंगे इस बात का भी कि इस धन का उपयोग सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। मितव्ययिता से धन रूपी साधन से अधिकतम संतोष एवं सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन धन के अपव्यय से, धन के दुरुपयोग से गृह अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है और आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है तथा सदस्यों को कई ऐसे अनेक रोग भी हो सकते हैं जिनका कि निदान एकदम से संभव नहीं होता। तो चलिए चलते हैं आगे, भौतिक वस्तुओं को देखते हैं जो कि
एक अमानवीय साधन है। परिवार के उपलब्ध अमानवीय साधनों में भौतिक वस्तुओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भौतिक वस्तुओं से आशय है उन समस्त उपकरणों, वस्तुओं और कारकों से जो परिवार के जीवन एवं कार्यों को सरल, सुविधाजनक, आराम तथा विलासितापूर्ण बनाने में योगदान देते हैं। भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत भवन, फर्नीचर, मोटर कार, सभी प्रकार के विद्युत चालित उपकरण, खाने पीने की वस्तुएं, चल अचल संपत्ति आदि को सम्मिलित किया जाता है। परिवार की समस्त भौतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक समस्त कार्य सभी आवश्यक सामुदायिक सुविधाएं हैं। इन सेवाओं के उपलब्ध होने की स्थिति में पारिवारिक लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति सरल हो जाती है और गृह प्रबंध एवं व्यवस्था के दृष्टिकोण से सामुदायिक सेवाओं को महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक अमानवीय साधन माना जाता है और हमें इन सब की अपने जीवन में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं पारिवारिक साधनों की क्या विशेषताएं हैं। पारिवारिक साधन विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा उनका रूप एवं भूमिका भी भिन्न भिन्न होती है, परंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि समस्त पारिवारिक साधन किसी न किसी रूप में आपस में कोरिलेटेड यानी संबद्ध होते हैं और एक दूसरे के पूरक भी। इस स्थिति में पारिवारिक साधनों की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है जो कि आगे हम बताएंगे। सभी साधन उपयोगी हैं। देखिए, इनका जितने भी साधन हम बता रहे हैं वो सभी उपयोगी हैं, यूजफुल है। समस्त पारिवारिक साधन उपयोगी और लाभदायक होने के साथ साथ बेकार और व्यर्थ नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी साधन हम उपयोग कर रहे हैं उनका सदुपयोग हो। इन सभी साधनों का महत्व पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करना हो। दूसरा हम देखते हैं साधन सीमित होते हैं, एक उनकी लिमिटेशन होती है। यह ऐसे नहीं होते कि असीमित हो। कोई भी साधन असीमित परिमाण में उपलब्ध नहीं होता। जैसे कि परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है, परिवार की आय सीमित होती है, आर्थिक स्थिति सीमित होती है, समय सीमित होता है और अन्य सुविधाएं भी सीमित होता है। इस प्रकार पारिवारिक साधनों के सीमित होने के कारण ही उनका महत्व भी बढ़ जाता है। यदि पारिवारिक साधन असीमित होते तो गृह प्रबंध के लिए उनके नियोजन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। सीमित साधनों का सूझबूझ से नियोजन तथा उपयोग करना ही लिए आवश्यक है कि उनमें समुचित तालमेल हो। धन, समय, बुद्धि, कुशलता आदि साधनों में पारस्परिक संबंध होना चाहिए। यदि आपके पास धन है और कुशलता है लेकिन आपके पास कार्य करने के लिए समय नहीं है, तो ऐसा कार्य आप नहीं कर पाएंगे। यानी आपको धन भी चाहिए, समय भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए और कुशलता भी चाहिए, तभी आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी साधन के अभाव में अन्य साधनों से अभिष्ट परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते तथा लक्ष्य की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अंतर संबद्धता भी पारिवारिक साधनों की एक अनिवार्य विशेषता होती है। अगला देखते हैं, साधनों के प्रयोग के लिए व्यवस्थापन अनिवार्य है। समस्त साधन सीमित होते हैं, कोई भी साधन असीमित नहीं होता और इन्हीं सीमित साधनों के व्यवस्थापन के लिए जरूरी है कि गृह व्यवस्था को अच्छे से लागू किया जाए। जैसे कि धन एक मुख्य पारिवारिक साधन है। इस साधन से भरपूर लाभ प्राप्त करने के लिए धन का व्यवस्थापन यानी अच्छी तरीके से नियोजन, प्लानिंग करना आवश्यक होता है। धन की अगर फिजूल खर्ची होती है और मितव्ययितापूर्ण ढंग से अगर उसे खर्च नहीं करते हैं तो उसका दुरुपयोग होता है और घर में इस कारण बहुत सारी आर्थिक समस्या और स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला देखते हैं, साधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर भी उच्च तरीके का बनता है। यदि पारंपरिक पारिवारिक साधनों का उचित प्रयोग नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से पारिवारिक स्तर निम्न ही रहता है, लेकिन यदि इनका सदुपयोग किया जाए तो साधनों के होते हुए भी जीवन का
अच्छा स्तर बनाया जा सकता है। जैसे कि धन एक महत्वपूर्ण पारिवारिक साधन है और इसका अगर सदुपयोग नहीं किया जाए तो घर का प्रबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं रह सकता है। साधनों का समझदारी से उपयोग यह अत्यंत जरूरी है। यदि सीमित साधनों का आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समझदारी से और ज्ञान के उपयोग से सही तरीके से उपयोग किया जाए तो पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। साधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करने के लिए एक निश्चित प्रोसेस या प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। अतः सर्वप्रथम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए एक योजना बनानी है ताकि लक्ष्य की प्राथमिकता सुनिश्चित हो जाए और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध साधनों के माध्यम से योजना बनाकर उस योजना के निर्धारण के उपलब्ध समस्त साधनों को ध्यान में रखते हुए सूझबूझ से उस योजना पर कार्य करना जरूरी है। और साधनों की अगर हम उचित इस्तेमाल करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही सरल और सुनिश्चित हो सकती है। अब इसकी प्राप्ति ना होने पर क्या करें? अगर अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है किसी कारणवश तो पूर्व योजना में देखना चाहिए कि कहां पर गड़बड़ी हुई है या कहां पर क्या समस्या आई है जिससे कि अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। तो उस योजना में थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन, संशोधन या फेरबदल कर लेना चाहिए और फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस योजना पर पुनः कार्य करना चाहिए। तो इससे लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी और लगन के द्वारा किया गया कार्य, कार्य कुशलता, दक्षता से किया गया कार्य जरूर पूर्ण होता है और जरूर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पारिवारिक साधनों के उचित उपयोग के लिए व्यवहारिक सुझाव क्या क्या है, देखते हैं हम कि किसी भी साधन का अपव्यय नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी साधन बेकार नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम कहीं इधर उधर बेकार यूज कर ले या बेकार प्रयोग कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक साधन का मित्रतापूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। ईंधन, पानी, विद्युत का यथासंभव बचत का प्रावधान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें असीमित तरीके से यूज कर लिया जाए या प्रयोग कर लिया जाए। जिस साधन की वृद्धि की जा सकती है उसकी वृद्धि के उपाय भी करने चाहिए। जैसे कि हमारी कार्य कुशलता है या दक्षता है, हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। यदि धन है उसको हम बचा सकते हैं, उसका अच्छा विनियोग करके उसमें और वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यकुशलता एवं दक्षता में निरंतर प्रशिक्षण और अभ्यास से वृद्धि करनी चाहिए। हमें लगे रहना चाहिए ताकि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। किसी एक साधन की कमी की क्षतिपूर्ति किसी अन्य साधन के बल पर करने का उपाय करना चाहिए। समय या शक्ति की कमी होने की स्थिति में उपलब्ध धन द्वारा सेविका आदि के माध्यम से कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। वर्तमान समय में परिवहन एवं यातायात की समस्या गंभीर है, अतः अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिलकर एक ही वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे धन भी बचे, ईंधन भी बचे और सड़क कठिनाइयों को भी कम किया जा सके। तो इस प्रकार से हम कुछ सुझावों को उचित उपयोग में लाकर अपने जीवन स्तर को अच्छा बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। तो इस प्रकार पारिवारिक साधनों के उचित उपयोग से हम जो गृह व्यवस्था है उसको उचित और उत्तम बना सकते हैं। आपको ये वीडियो के माध्यम से अध्ययन सामग्री कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें लाइक भी जरूर दीजिए और कमेंट भी दीजिए। आपके कमेंट्स और आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा।